हेलो फ्रेंड्स, आज हम आदिकाल की प्रवृत्तियाँ पार्ट 2 में आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। या आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियाँ या विशेषता तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। इस काल में मुख्य रूप से रासो साहित्य की रचना हुई, अतः आदिकालीन साहित्यों की प्रवृत्ति रासो साहित्य की प्रवृत्ति ही मानी जा सकती है। आदिकालीन जैन साहित्य वस्तुतः अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, अतः उसे आधारभूत सामग्री के रूप में हम ग्रहण नहीं कर सकते। रासो ग्रंथों में भी बहुत सारे ग्रंथ कालांतर में परिवर्तित एवं परिवृद्धित हुए, तथापि उनका मूल्य रूप आदिकाल में ही रचा गया, यह प्रमाणित हो चुका है। अतः रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को ही आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति या आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता कहा जा सकता है। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली समान प्रवृत्ति या विशेषता निम्न शीर्षकों के अंतर्गत देखी जा सकती है, जैसे ऐतिहासिकता का अभाव, युद्ध वर्णन में संजीवता, प्रामाणिकता में संदेह, वीर एवं श्रृंगार रस, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, संकुचित राष्ट्रीयता, कल्पना की प्रचुरता, विविध छंदों का प्रयोग, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। पहले हम देखते हैं ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल में चारित्रिक नायक ऐतिहासिक व्यक्ति है, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है। प्रमाणतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किया है वो तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में या आदिकालीन काव्यों में उपलब्ध है वह इतिहास सम्मत नहीं है। ऐतिहासिकता चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की उपेक्षा की जाती है उससे ये नितांत विमुख रही है। परिमाणतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य की उद्घाटना नहीं होती। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुख रूप दिया है या काल्पनिक वर्णन किया है। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। दूसरा है युद्ध वर्णन में संजीवता। हम देखते हैं कि आदिकाल में युद्ध का बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है, कैसे युद्ध हुआ, और अगर हम उस रचनाओं को पढ़ें तो हमें हमारे सामने वो सारे चरित्र उत्पन्न होते हैं। जैसे आदिकालीन साहित्य में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग है वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे, अतः अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाताओं के साथ रण क्षेत्र में जाकर तलवार के हाथ भी दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, अतः इन युद्ध वर्णनों में जो भी कुछ कहा गया है वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं अपितु योद्धाओं की उमंगों, मनोदशाओं एवं क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन किया है। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का संपादन होता है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी, अतः एक ऐसे वर्ग की उपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों के युद्ध के लिए प्रोत्साहित करें, और चारण कवि इस आवश्यकता को पूर्ण करते थे। इनके योगदान की चर्चा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा भी है, देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाताओं को युद्ध उन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णन के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जाती है। तीसरा है प्रामाणिकता में संदेह।
आदिकाल के अधिकांश रासों कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है भी प्रामाणिक मानी नहीं जाती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इस प्रकार खोमान रासों और परमाल रासों की प्रामाणिकता में भी संदेह है। मूल कवि की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश प्रत्यक्ष रूप में जोड़ा है, इसका निर्णय कर पाना कठिन है। भाषा शैली और विषय सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित एवं परिवर्धित होते रहे हैं। चौथा है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। चूँकि आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल ही माना है, तो इस समय की रचनाओं में वीरता पूर्ण रूप से या वीर रस पूर्ण रूप से देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही श्रृंगार रस भी इसमें परिलक्षित है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें अनायासी हो गई है। वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्यों में या आदिकालीन काव्यों में है, वैसा अत्यंत दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासों में ऐसे अनेक स्पर्शी स्थल है जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निर्मित लड़े जाते थे, अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णन का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हुआ है। राजकुमारियों के स्वप्ननील सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नख सिक परिपाटी पर किया गया है। नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ वय संधि और षट ऋतु वर्णन का समवक समावेश भी रासो ग्रंथ या आदिकालीन ग्रंथों में है। पांचवा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस समय की रचनाओं में चारण कहे जाते थे, जो अपने आश्रयदाता या राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारणों कवियों की प्रमुख विशेषता थी। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता के शौर्य, यश या वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो एवं खोमान रासो इसी कोटि की प्रशंसापरक काव्य रचना है, जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। छठा है संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ, परंतु स्वदेशाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे। वे 10-20 गांवों के छोटे से राजा को ही राष्ट्र समझते थे, अतः उनमें संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने का अभाव था। परिणामतः विदेशी आक्रमणकारियों का भी वर्णन हुआ या विदेशी आक्रमण भी हुआ जो सफल रहा। पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर यह रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। इस संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रमणकारियों के अंदर होते चले गए या पददलित होते चले गए। यदि इन शासकों ने अपने क्षुद्र अहंकार से निकलकर उसका परित्याग कर विदेशी आक्रमण का सामना एकजुट होकर किया होता, तो विदेशी शासन या परातंत्र व्यवस्था हमें झेलने नहीं मिलती। सातवां है कल्पना की प्रचुरता। चारण कवियों की रचना तथ्यपरक न होकर कल्पना प्रधान थी। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं, पर इतिहास नाम मात्र को ही कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों तथा तिथियों तक की कल्पना कर ली है। वस्तुतः इन रासो काव्यों में संभावना और कल्पना का अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्हें अतिशयोक्ति का सहारा लिया है। इस क्रम में इतिहास सत्य की अवहेलना भी कर दी गई है। इन वीर गाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएं कहा जाना अधिक तर्क संगत होगा।
इसके बाद है विविध छंदों का प्रयोग। 8वां, रासो ग्रंथ में या आदिकालीन ग्रंथों में विभिन्न छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की ये विविध हिंदी के न तो परिवर्ती साहित्य में मिलती है न पूर्ववर्ती साहित्य में। पृथ्वीराज रासों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, यथा दोहा, गाथा, पदरी, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाल, साटक, कुंडलिया इत्यादि। यह छंद परिवर्तन मात्र कलात्मक या चमत्कारी प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रकाश के लिए किए गए हैं। छंदों की विविधता के कारण ही चंद्रबरदाई को छंद का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंद का अजायब घर कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रशंसानुकूल नवीन कल्पन उत्पन्न होते हैं। इसके बाद 9वां देखते हैं डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन का साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया उसे डिंगल नाम दिया गया। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता था, जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया है। वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में विद्वान है। अनुरांत प्रवृत्ति और द्वितंत वर्णनों की प्रधानता भी रासों की भावों में उपलब्ध है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी इन काव्य ग्रंथों में प्रचुरता से किया गया है। 10वां है अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य में या आदिकालीन साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए अलंकारों का प्रयोग किया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष का जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है वैसा अत्यंत दुर्लभ है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षाओं से काम लिया गया है। यद्यपि रासों के विशाल कलेश में प्रायः सभी अलंकार खोजने से प्रातः हो जाते हैं, तथापि अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता रही है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्ति तत्युगीन परिस्थितियों की देन है। जहाँ तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है वह अपने में बेजोड़ है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मकता, भाव व्यंजना, रस योजना आदि दृष्टि से आदिकालीन साहित्य अनुपम कहा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि आदिकालीन प्रवृत्तियाँ उस समय की परिस्थितियों के आधार पर ही उत्पन्न हुई थी और इनकी प्रवृत्तियों से हमें आदिकाल की विशेषताओं का परिचय मिलता है कि उस समय की जो रचनाएं थी वो उसमें किन किन विशेषताओं क्या क्या विशेषताएं थी, इन सभी बातों का हमें पूर्ण रूप से चित्रण मिलता है।